नमस्कार। मंचासीन समस्त मुखिया छत्तीसगढ़, मेरे सम्मुख बैठे हुए मुझसे उम्र-दराज और इस जनपद क्या देश प्रदेश के कोने कोने से आए हुए साथियों, भाइयों, माताओं, उमस के इस माहौल में जिन आयोजकों ने आपको यहाँ आमंत्रित किया है, हम जैसे लोगों को सुनने के लिए, और पीछे से एक आवाज आ रही थी, ब्रेन वॉश, सोशल ब्रेन वॉश। बड़ा मुश्किल है ब्रेन वॉश करना, और वो कोई और धुल दे, कोई और साफ कर दे, ये सदियों से हो रहा है। सारे धर्म ग्रंथ, आपके सामाजिक आंदोलन, आपका आसपास आपके राजनेता, बहुत सारे लोगों ने केवल एक ही काम किया है कि आपके दिमाग को कैसे वो साफ कर दें। और मुझे तो लगता है कि ये जाटों का कुछ ज्यादा और मुसलमानों का तो पता ही नहीं है। मैं समझदार हो गया था। अभी पिछले मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, माफ करिएगा मैं अगर कोई ऐसी बात कहूं तो आप रोक दीजिएगा, वो चौधरी साहब की बड़ी बात कर रहे थे और हम लोग समझते थे। मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, जौनपुर का, वहां भी एक सज्जन हैं जिनको चौधरी साहब राम बच्चन और वो वर्मा जी जैसा, महादेव वर्मा जी का नाम ले रहे हैं, और रामदास यादव बड़े संभ्रांत वकील हैं जौनपुर के, और उन्हें वो लगभग वही दर्जा देते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि चौधरी साहब के चाहने के बावजूद भी कभी वो न विधान परिषद में पहुंच पाए और न ही देश की किसी बड़ी पार्लियामेंट में या राज्यसभा में ले जाए जा पाए। बड़े विचारवान व्यक्ति थे। जबकि आश्चर्यजनक है, 93 के इलेक्शन में जब दलित और पिछड़ा एक होकर के वहां चुनाव लड़ा था, तो एक जाति के 6 विधायक चुने गए थे। इतना बड़ा 8 सामान्य सीटों में, एक कुर्मी, एक मौर्य, पारसनाथ जी का नाम लिखा है, शायद अभी आ रहे होंगे, वो जानते होंगे। तो 6 विधायक यादव इसलिए चुने गए थे कि वहां केवल दलित और पिछड़ा एक साथ हो गया था। 93 का इलेक्शन आपको याद होगा। 2 अन्य बैकवर्ड के और 2 शेड्यूल कास्ट के रीजन। ये होता है आपकी एकता और आरक्षण का मतलब। जाटों पर एक बड़ा आंदोलन हुआ, पिछले दिनों गुर्जरों पर एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में हुआ कि उन्हें शेड्यूल कास्ट में शरीक कर दिया जाए। क्या माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश लोग मौजूद हैं, विधिक मामलों में वो लोग ज्यादा समझते होंगे कि देश में चीजें कैसे दी जाती हैं और ली जाती हैं। अगर आप लोग इंटरनेट पे जाते हो तो एक चौथी दुनिया करके एक पत्रिका है, उसका एक लाइव इंटरव्यू है। वो गुप्ता जी हैं, क्या नाम, इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, आप याद आ रहा है दिलीप जी, क्या नाम है, देशबंधु गुप्ता। तो उसको आपको जरूर सुनना चाहिए और दिखाना चाहिए लोगों को। आज आप अपना हक मांग रहे हैं, आपका हक विदेशों में भेजा जा रहा है, रोज भेजा जा रहा है। हम लड़ रहे हैं अपनी चीजों के लिए कि हमें जो सदियों से नहीं मिला है उसे दे दिया जाए। हम एक संस्था में काम करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, जिसमें पढ़ाया जाता है और बहुत प्रबुद्ध लोग उसमें चुन करके आते हैं। रोज वहां रोज केवल हजारों हजार की संख्या में एकलव्य बनाए जा रहे हैं। आप ये देखेंगे कि व्यावसायिक कॉलेजेस कुकुरमुत्तों की तरह से उग रहे हैं चारों तरफ। अब उसके बाद उन्हें कहां नौकरियां मिलेंगी, कहां नहीं मिलेंगी, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन थे, जो बड़े नियम कानून और दुनिया भर की चीजों से वो चलाए जा रहे थे, उनकी दशा ये हो रही है। छोटा सा आरक्षण का एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में 93 में जो गवर्नमेंट आई थी, उसी समय से एक संस्थाओं में यहां आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है, जिसमें 50% तो मेरिट से, बिना किसी, आजकल आरक्षण का मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश को लेकर के बहुत तूफान पकड़ा हुआ है, और विशेष करके दिलीप पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब वो बात करेंगे तो उस पर संभवतः आपको बताएंगे कि उसकी क्या दिक्कतें हैं। मैं वहां नहीं जाता,
मैं केवल उत्तर प्रदेश के आरक्षण की थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें 50% बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म स्वभाव के मेरिट से लिया जाता है, जिसमें लगभग 30% मेरिट वाले शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग आ जाते हैं। 20 से 30 और कई बार 35 और 45 भी हो रहा है, हम लोग एडमिशन कमेटियों में देख रहे हैं। और शुद्ध रूप से 50% बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग आ रहे हैं। तो टोटल जो आपका एडमिशन हो रहा है इन जातियों का एकेडमिक एजुकेशन की संस्थाओं में, वो लगभग 75 से 85% तक कई जगह हो जा रहा है। 75 से 85%। अब ये 75 से 85% कौन लोग हैं? ये सारे एकलव्य की बिरादरी के हैं। ये सब एकलव्य के बिरादरी के हैं। क्योंकि राजतंत्र है नहीं, प्रजातंत्र है, तो कहीं ये आंदोलन के नाम पर, कहीं मीठी मीठी बातें करने के नाम पर, कहीं न पढ़ाने के नाम पर, यूनिवर्सिटीज न परीक्षाएं कराने के नाम पर इन्हें नाकारा बना रहे हैं। अब पता नहीं ये अपनी काबिलियत से एकलव्य जैसा आए हैं, आगे क्या काम करेंगे वो वक्त बताएगा। क्योंकि दिल्ली तक ये आग फैली है कि हमें मौका चाहिए, हमें एडमिशन चाहिए, तो वो उस पर दिलीप जी ज्यादा अच्छी तरह से आपको बताएंगे। साथियों, जाट को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये नदारत था जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही थी। अकेले चरण सिंह के शुभचिंतक होने से अगर जाट को शरीक कर लिया जाए तो ये बहुत बेईमानी होगी। तो ठाकुर कल कहेगा कि बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कराया था, इसलिए ठाकुरों को भी पिछड़े में शामिल करना चाहिए। जाट को यह लड़ाई लड़नी चाहिए कि पिछड़ी जातियों की गिनती जितने लोगों के लिए की गई है और 27% बनता है, हमारी जो आबादी है, हम दिल्ली के चारों तरफ हैं, हमें वो जोड़ करके आरक्षण करके उसको 35-31 जो भी बनता हो वो बढ़ाया जाए। और ये लड़ाई सही लड़ाई होगी अगर आप जाट हैं और लड़ना चाहते हैं तो। अगर आप ये कहें कि हम 27 में जाट को भी घुसेड़ देंगे, कल राजपूत को भी घुसेड़ देंगे, परसों थोड़े से ब्राह्मणों को भी घुसेड़ देंगे, नर्स और नीतीश कुमार घुसेड़ ही रहे हैं, और फिर मुसलमान का एक अलग तबका आ जाएगा। ये निहायत उन पिछड़ी जातियों के प्रति जो सदियों से केवल पिछड़े के नाम से संबोधित किए जाते हैं, उनके साथ जघन्य अपराध है। दूसरी बात ये कि हम ताकतवर बनना चाहते हैं, जाट हमारे साथ आना चाहता है, तो मन से आए, मन से, केवल हमारे माल लड़े हुए माल में हिस्सा लेने के लिए ना आए। आइए ना संघर्ष करते हैं, आइए ना चलते हैं, दिल्ली को घेरते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी क्या कहते हैं उसको, भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी या क्या भी है। तमाम नारे हैं आपके पास। मन बनाइए। चौधरी साहब चले गए, पता नहीं कहां बैठे होंगे, पीछे आगे। आप मन बनाइए। आपके जाट अगर लड़ाका हैं, बहुत अपने काम के लिए, टिकैत साहब तो पूरी दिल्ली घेर लेते थे और दिल्ली की ऐसी की तैसी कर देते थे। बेचारे यादव में किसी तरह पता चल गया बाबा रामदेव जी यादव हैं, उनको ऐसा उठा करके दिल्ली वालों ने भंगी बनाया, जैसे लगा कि सबसे दुनिया का खराब आदमी। अभी मैं देश बंधु गुप्ता का वो वीडियो लाइव सुन रहा था, तो उन्होंने स्वीकारा कि हम बाबा रामदेव का सम्मान इसलिए करते हैं, आम आदमी तक उन्होंने बता दिया कि यहां काला धन है, काला धन है जो कहीं लटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है। अब वो काला धन किसका है, ये तो वो लोग जानते होंगे जो उसको छुपा के रखे। और निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि जो दिल्ली की सरकार में बैठे हैं उसमें 90% लोगों का तो काला धन जरूर होगा, और आप उनसे चाहते हैं कि वो अपना काला धन आपको बता दें। अठन्नी चवन्नी तो बगल वाला बताता नहीं, और वो करोड़ों अरबों खरबों का माल आपको बता देंगे। बाबा जी आप ऐसे संत आदमी हैं। उनकी ट्रेनिंग निश्चित रूप से एक राजनीतिक की ट्रेनिंग नहीं थी, राजनेता की ट्रेनिंग नहीं थी, संत आदमी थे, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य वगैरह वगैरह की बात कर रहे थे। अगर उन्होंने आंवले का जैम बना दिया, सेब का जूस बना दिया, जो आपको फायदा करता है, कम से कम नुकसान नहीं करता, महंगा भी होगा, खूब पैसा भी आया, इंडस्ट्रीज हो गए। अरे भाई, तो वो इंडस्ट्रीज नहीं होंगे, कहां लिखा है? यादव इंडस्ट्रीज नहीं होगा, कुर्मी इंडस्ट्रीज नहीं होगा, नाई धोबी इंडस्ट्रीज नहीं होगा, हरिजन इंडस्ट्रीज नहीं होगा, तो जूता बनाने तक की इंडस्ट्री तो आप उसकी हथिया लिए हो, अब क्या करेगा?
भैंस रखने की इंडस्ट्री तो आपने बदल दी है, वो क्या करेगा? तो आखिर आपको कुछ अच्छी चीजें ही तो दे रहा है। पहले भी घी दूध देता था, अभी आपको औषधि दे रहा है, सुबह सुबह योगा करा करके आपको ठीक कर रहा है, मोटे पतले चलने फिरने लायक हो जा रहे हैं। लेकिन वो एक ईमानदारी की बात करने दिल्ली जाता है तो सबसे पहले आप उसको बेइज्जत करते हैं, औरत बनाते हैं, पुरुष बनाते हैं, मर्द बनाते हैं। फेसबुक पे मैं होता हूं, अभी किसी एक सज्जन ने एक दिन लिखा था, मैं देर तो नहीं कर रहा हूं आपको, थोड़ा सा और समय दे दीजिएगा, किसी में काट करके फेसबुक पे देख रहा था तो उसने बताया कि कृष्ण को भी एक बार बहुत बेइज्जत किया था। इसी तरह से बहुत सारे जो महाभारत के पात्र हैं समय समय पर उनको बेइज्जत किया था। इसी तरह से और बहुत सारे राजनेताओं को बेइज्जत किया था। चरण सिंह को कुर्सी दिया इंदिरा गांधी ने, फिर रातों रात उतार करके हटा दिया कैसे कैसे तिकड़म करके। ये सब हम लोग क्यों भूल जाते हैं? इनका कर्म ही यही है कि आप अगर सीधे कुछ हम गड़बड़ कर रहे हो तो रोक दीजिएगा भाई, हम कुछ एकदम से विषय से जुड़ा हुआ बोल रहे हैं। और ये जो विषय उसे लिख दिया जाता है जनरली उस पर बहुत इम्तहान में चीजें आती हैं। जनरली होता यह है कि आदमी जो जानता है वही बोलता है और लिखता भी वही है। तो मैं यादवों की बात यहां करूं कि यादवों का आजकल देश में मुसलमानों से भी ज्यादा खराब हालत है। जाटों की तो बहुत अच्छी स्थिति है, पसमानदा लोगों की भी बहुत सारे लोग लालीपाप डालते रहते हैं। यादवों को कोई लालीपाप नहीं डालता। ये सब जानते हैं कि पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं ये मिलाए उलाए नहीं मिलेंगे। भैया इनको काटो तो बाकी सारा मामला, अगर बैकवर्डों से भी काट सको तो बहुत अच्छा होगा, और अगर यादव को भी बांट सको तो वो और अच्छा होगा। अभी चौधरी साहब बता रहे थे कि इनके यहाँ कौन सा बालियान और कौन कौन सा खेप और खाप का मामला है। तो ऐसा हम लोगों के यहाँ भी है, बहुत सारा है कि जो अपना गड़बड़ सड़बड़ होता रहता है। लेकिन ये सारी चीजें तभी आपको इकट्ठा हो सकती है साथियों। आप बाहुबली हैं, आप मजबूत हैं, आप में क्षमता है। एक ही चीज, अब गोलबंदी करने जुड़ने उड़ने वाली बात तो खत्म है। ब्राह्मण कभी आपको बड़ी बड़ी पंचायत करता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन किसी दफ्तर में चले जाइए, अगर शुक्ला से लेके त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, द्विवेदी, नरक वेदी, गगन भेदी, कोई भी वेदी होगा तो वो देखेगा कि भाई अगर ये लंगड़ा भी है, लूला भी है, मेरिट भी कम है, तो किसी तरह इसको ऊपर लाओ, ये अपना है। और अगर आपको कहीं ऐसा मौका मिलता है, एक तो मौका देने की स्थिति में आप नहीं है, भाई कौशलेन जी हैं, किसी ट्रक वाले बस वाले ड्राइवर को छोड़ देते होंगे, वो मैं नहीं समझता। हम लोग जहां हैं वहां नंबर दिए जाते हैं, नंबर। जैसे हमारे केदार भाई हैं, ये भी नंबर देते हैं प्रैक्टिकल में, और भी लोग पढ़े लिखे लोग होंगे नंबर देते हैं। नंबर देते समय ये लोग क्या करते हैं कि चुपके से जो इनके लोग हैं, चाहे किसी भी तरह के हों, उन्हें तो बहुत अच्छे नंबर दे देते हैं। और जो बाकी देखते हैं कि दूसरी जात ब्राह्मण के अलावा लगी है, तो उसको रगड़ देते हैं कि भाई ये तो क्या करेगा पढ़ लिख करके। अब तो खैर कम सुनाता है, लोग मार वार भी देते हैं। पहले ये भी कह दिया जाता है, हीरो गाय भैंस कराओ, कहां पढ़ने चले आए, कुर्मी है, जाओ अपना खेती बाड़ी करो, धान फान लगाओ, काटो वटो, कहां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि अगर ये बढ़िया धान लगा सकते हैं, गाय भैंस को चरा सकते हैं, तो आदमी चराते कितनी देर लगेगी। तो इसलिए इनसे वो बहुत घबराते हैं। ऐसी दो जातियां जो इस देश में पाई जाती हैं और जगह और पाई जाती होंगी, लेकिन कुर्मियों को और यादवों को काटने का जितना इंतजाम हो सकता है, बांटने का जितना इंतजाम हो सकता है, वो सारा का सारा ये लोग करते हैं। तो साथियों, ये जो मुसलमान भाई हैं, अगर एक साथ ये खड़े हो जाएंगे, किसी मस्जिद से अजान एक बार गुहार लगा देंगे कि हमें जो हमारे ऊपर वाले मुसलमान हैं वो हमारा बराबर हिस्सा दे दें। थोड़े से लोग होते हैं, हर कम्युनिटी में जो मास मुसलमान होगा वो पसमानदा होगा। हिंदू समाज में जो मासेस है वो बैकवर्ड क्लास है या दलित क्लास है, लेकिन उसको नियंत्रित करता है हमेशा एक जो स्टार्टर या ऑपरेटर या जो भी छोटा सा मशीन इंस्ट्रूमेंट होता है। उसको पहचानने की जरूरत है। आपके पास ईश्वर ने दिमाग दिया है, आप कहीं भी अपनी जात, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय के लोग आदमी को देखें, अगर रिक्शा पुलर भी है, किसी उसे परेशान कर रहा है, तो उसकी आप इतनी मदद कर सकते हैं कि आप उसकी रक्षा उस समय कर दें, उसका पैसा दिलवा दें। यहाँ हमें शिवमूर्ति जी याद आते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा भाई, माफ करिएगा, 1 सेकंड लगेगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा और कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि संयोजित तरीके पे जो मेरे पास कंपोजिशन होता है, हम चित्रकार हैं बेसिकली, अभी दिखाएंगे आपको, उसमें कंपोजिशन में नाना प्रकार की चीजें हम लोग डालते रहते हैं। जैसे एक अच्छी गृहिणी जब खाना बनाती, जैसे मिक्स वेजिटेबल, अब हमारी जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो मिक्स वेजिटेबल है, जस्ट लाइक मिक्स वेजिटेबल।
अब कभी कभी उसमें पता चलता है कि आलू ज्यादा हो गई, अब आलू को यादव मान लीजिए, तो वो ज्यादा ही ज्यादा दिखाई देने लगता है। भाई जब आलू ज्यादा हो ही रहा है तो आलू ज्यादा पड़ेगा, सस्ता है तो वो भी ज्यादा पड़ेगा। यादव के संघर्ष पर भी जरा याद करिए। मायावती का राज्य आता है तो यादव जेल जाता है, भाजपा का राज्य आता है तो यादव जेल जाता है, मुलायम सिंह का राज्य आता है तो यादव मारा जाता है, पोस्टिंग नहीं मिलती। तो कहां जाएगा यादव, किसके दुनिया में जाएगा? कोई बंगाल की खाड़ी में चला जाए, एक आध देश बना दीजिए, वहीं इकट्ठा कर दीजिए, बिहार को, उत्तर प्रदेश को दे दीजिए पूरा कि भाई चलो यादव के लिए दे दिया, यही रहेंगे, इससे बार बार नहीं निकलेंगे, ठीक कर लेंगे हम लोग, लड़ भिड़ के जितना होगा। खैर, शिवमूर्ति जी ने एक छोटी सी कहानी लिखी है और सबको पढ़ना चाहिए। उसका टाइटल शायद हमारे भाई कौशल जी को याद होगी। एक मंदिर राम के टाइम का मामला है, उन दिनों धर्म बड़े चरमोत्कर्ष पर था, 91 वगैरह की कहानी है उस पर। उन्होंने लिखा कि एक बनिया के घर में एक मुसलमान बालक नौकरी करता था और वहां रोज जुलूस निकला करते थे, कभी राम की जय हो, मंदिर बनाओ और क्या क्या नारे, हमें तो याद भी नहीं क्योंकि हम कभी उसको बोलते नहीं थे। तो अब वो उसमें हुआ क्या कि एक दूधिया था जो बाल्टे पे दूध लाद करके ले आता था। गलती से उसी दिन जुलूस निकला हुआ था और वो मुसलमान को बनियाइन भेज दी, सॉरी मैं बनियाइन कर रहा हूं, माफ करिएगा, लोग भाषा में इसको ऐसे कहा जाता है हमारे यहाँ, और लिखा भी उन्होंने इसी रूप में। तो बनियाइन ने भेज दिया कि भाई वो थोड़ा सा वो साबुन वाबुन ले आओ बाजार से, नहीं लेके आ रहा था। तो उन आतताइयों ने क्या किया, जो ठेला पे ईंटा उंटा लेके राम मंदिर बनाने चले थे जगह जगह, उन्होंने उस मुसलमान बच्चे को पहचानते थे कि साला मुल्ला है, पकड़ो, और मारना शुरू कर दिया छोटे से बच्चे की जान। और वहीं से कहीं से दूधिया गुजर रहा था, वो देखा कि वो दूध वहां भी देता था, जानता था कि मुसलमान है, इसको इसलिए मार रहे हैं। उसने क्या किया कि अपना बाल्टा वाल्टा फेंका, एक बाल्टा निकाला और लगा बाल्टे से बनियों को मारने। तेरी मैं सब ये नहीं कहूंगा यहाँ, और एक एक को मार के भगाया तो सब चले गए हिंदुस्तान छोड़ करके, उस मोहल्ले से भाग गए सारे। और वो पकड़ के ले जाके बनिया के घर में कहा कि इसको इसके घर ले जाके कर दो, तुम अगर रक्षा नहीं कर सकते हो तो अपने यहाँ इसको मत रोको। साथियों, आपके हाथ में ताकत है। आने वाले दिनों में फिर चुनाव होने वाले हैं। अब देखिए, कहीं मायावती के भ्रष्टाचार, कहीं मुलायम सिंह के दुराचार, कहीं राहुल भैया का सदाचार। अभी बता रहे थे यूसुफ भाई, जमीन को किलोमीटर में पूछता है कि आपके पास कितनी किलोमीटर जमीन है भट्टा परसौल में जाके। ये तो अपने चाचा से भी ऊपर निकल गया, जो गन्ना को, गन्ने के खेत को, सरपत के जूट को गन्ना पूछता था। ये देश का प्रधानमंत्री बनाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आपका बच्चा जो देश नहीं पूरे विदेश को चलाता है, जो कंप्यूटरवा पढ़ता है ना, वो चला जाता है अमेरिका में नौकरी करने और वहां पे चलाता है, सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर बनाता है, उसको प्रधानमंत्री बनाने का कोई इंतजाम नहीं है। मेरे साथी लोग वेट कर रहे हैं और मैं लगभग अपनी बात से बढ़ चुका हूं। फिर कभी मौका लगेगा तो और थोड़ी दो चार बात आपसे करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे